खिलजी वंश ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश और सबसे प्रमुख राजवंश था दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश। खिलजी वंश देखते हैं। खिलजी वंश में 5 शासकों ने शासन किए, है ना। कौन कौन से शासक थे देख लीजिए। 5 शासक कौन थे खिलजी वंश के। ओके, पहला खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, दूसरा और सबसे प्रमुख या यूं कहें कि दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और 5वां अंतिम जो शासक था खिलजी वंश का वह नासिरुद्दीन खुसरो शाह, है ना। 5 शासक का नाम, पांचों का नाम ध्यान में रखना है। ओके, अब इसका पीरियड सब भी हम लोग आगे देखेंगे। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किलो खड़ी, दिल्ली में एक जगह था किलो खड़ी, उसी को अपनी राजधानी बनाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसकी नीति सभी को प्रसन्न करना चाहता था। वह चाहता था कि शांतिमय तरीके से हम शासन करें, कोई मेरा विरोध नहीं करे। इसलिए वह कोशिश करता था हमेशा कि हम सभी को प्रसन्न रखें। ओके, इसके काल में 2 बार विद्रोह हुआ। एक मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था और एक संत थे सिद्दी मौला, उनका विद्रोह हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में मलिक छज्जू का विद्रोह और सिद्दी मौला का विद्रोह। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में मंगोल नेता चंगेज खां का नाती उलगू ने, है ना, 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही बसने का निर्णय लिया था। आपको बता दें चंगेज खां का नाती था उलगू, है ना। जो मंगोल थे ये पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो चंगेज खां का नाती अपने 4000 समर्थकों के साथ इंडिया आया और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और भारत में ही बसने का निर्णय लिया। ठीक है, तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इसके लिए उलगू खां और 4000 मंगोलों के लिए दिल्ली के पास मुगरलपुर नामक एक बस्ती को बसाया। मुगरलपुर, है ना। ये जो उलगू खां और 4000 मुसलमान जो इस्लाम धर्म स्वीकार किए थे उसको नवीन मुसलमान कहा गया, नवीन मुसलमान। और इनके लिए मुगरलपुर नाम की एक बस्ती जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बसाया था। चूँकि उसकी नीति क्या थी कि सभी को हम प्रसन्न रखें, तो इसको भी प्रसन्न रखने के लिए यह मुगरलपुर नामक एक बस्ती को बसाया था। ओके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान, मतलब अपने जीवन के अंतिम समय में जब वह शासन कर रहा था तो वह हमेशा कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों के रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। मैं सभी को प्रसन्न रखना चाहता हूँ, मेरी आदत नहीं है कि बेवजह हम किसी का रक्त बहाएं। 1296 ईस्वी में इसका भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ने कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, कड़ा मानिकपुर के निकट इसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और दामाद भी था। इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर नामक जगह पर इसकी हत्या कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी जो है वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा, है ना। अब आगे का जो फेज हम लोग देखेंगे वह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा डिटेल्स में जितना चीज़ हो सकता है ना, सारा चीज़ देखेंगे। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे शक्तिशाली शासक, या यूँ कहें कि उस समय इंडिया का सबसे शक्तिशाली शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे। आइए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का पहले कार्यकाल ध्यान में रखेंगे। 1290 से 1296, 6 साल जलालुद्दीन खिलजी शासन किया था और उसके मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है
1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी कि 20 साल तक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली तथा गुरशप था, अली तथा गुरशप। यह अपना जब सुल्तान बना तो यह अपना राज्याभिषेक जो है बलबन के लाल महल में करवाया था। बलबन द्वारा स्थापित लाल महल में यह अपना राज्याभिषेक करवाया और अपनी राजधानी दिल्ली के निकट सीरी में बनवाया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु इसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। सीरी कहाँ था? दिल्ली के निकट सीरी में राजधानी बनाया। क्यों बनाया सीरी में? तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु, क्योंकि उस समय मंगोलों का आए दिन आक्रमण इंडिया पर हुआ करता था। आपको पहले भी बता दिया गया है कि मंगोल का पहला आक्रमण 1221 में इल्तुतमिश के काल में हुआ था। ओके, आरंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी जो है वह जो भी युद्ध में भाग लेता था वो हमेशा विजय हासिल करता था। तो आरंभिक सफलता से इतना प्रोत्साहित हो गया, इतना खुश हो गया कि उत्साहित होकर यह स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहने लगा कि मैं ही सिकंदर हूँ, मैं द्वितीय सिकंदर हूँ, सिकंदर ए सानी हूँ। ठीक है। अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतू, है ना, के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी अपनी आरंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया और एक नया धर्म चलाने का निर्णय लिया, एक नया धर्म चलाने का निर्णय लिया, है ना। लेकिन दिल्ली का कोतवाल था और उसका सबसे प्रिय मित्र था जिसकी बात वह सुनता था, अलाउल मुल्क। क्या नाम था? अलाउल मुल्क। उसके कहने पर इसने अपना निर्णय वापस ले लिया, नवीन धर्म चलाने का निर्णय वापस ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मित्र था। अलाउद्दीन खिलजी केवल इसी की बात सुनता था। कौन था? दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क। तो अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी नवीन धर्म चलाने का जो निर्णय लिया था उसको वह वापस ले लिया था। इसको द्वितीय सिकंदर कहा गया। कौन कहता है द्वितीय सिकंदर यह उपाधि धारण किया था? तो अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतू कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आरंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में 4 विद्रोह हुआ था। 4 विद्रोह हुआ था, देख लीजिए, है ना। नवीन मुसलमानों का विद्रोह, वही नवीन मुसलमान जो जलालुद्दीन खिलजी के काल में उलुग खां के नेतृत्व में 4000 मुसलमान जो है 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार किए थे, वही नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दूसरा भतीजा, अलाउद्दीन खिलजी का अपना भतीजा था अकद खां का विद्रोह। तीसरा अलाउद्दीन खिलजी के बहन का लड़का था मलिक उमर, अलाउद्दीन खिलजी के बहन का लड़का मलिक उमर का विद्रोह। और चौथा दिल्ली का एक संत था हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में 4 विद्रोह ध्यान में रखेंगे, नवीन मुसलमानों का विद्रोह, अकद खां का विद्रोह, मलिक उमर का विद्रोह और दिल्ली के संत हाजी मौला का विद्रोह, है ना। विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी जो है सफलतापूर्वक इन चारों विद्रोहों का दमन किया, क्योंकि वह खुद बहुत ही योग्य व्यक्ति था, सैनिक मामले में बड़ा चतुर व्यक्ति था, कूटनीतिक मामले में काफ़ी योग्य था। ठीक है। और एक बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था। वह मतलब आने वाले विद्रोह को पहले ही भांप लेता था और इस कारण वह मतलब कई बार सफलता हासिल किया। तो ये चारों विद्रोह का दमन किया और राज्य में विद्रोहों का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है 4 अध्यादेश जारी करता है। 4 अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी क्यों जारी करता है? इसके काल में जो आए दिन विद्रोह हुआ करता था, 4 विद्रोह हुआ था, उसको लगा कि और आगे विद्रोह हो सकता है हमारे विरुद्ध, तो वह 4 अध्यादेश जारी करता है। क्यों? तो विद्रोहों का दमन करने के लिए। 4 अध्यादेश क्या था? तो पेंशन या
दान के रूप में दी गई भूमि को जब्त करना, है ना। पेंशन या दान के रूप में दी गई भूमि को हम जब्त करते हैं। दूसरा बरीद या बरीद यानी गुप्तचर अधिकारी तथा मुनहिस यानी गुप्तचर, गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा गया है दिल्ली सल्तनत में। और मुनहिस यानी गुप्तचर की नियुक्ति करना, ये नियुक्ति इसलिए किया था कि ये लोग गुप्त तरीके से कौन विद्रोह करने वाला है, किसके मन में सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बन रही है, गुप्त रूप से जानने के लिए इन गुप्तचरों की नियुक्ति किया था अलाउद्दीन खिलजी। मद निषेध को लागू करना। और चौथा सरदारों के आपसी मेल मिलाप, वैवाहिक संबंध पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि इसके दरबार में जो बड़े बड़े सरदार थे वह निजी रूप से वह मिल नहीं सकते थे और न ही आपस में वैवाहिक संबंध को स्थापित कर सकते थे। तो 4 अध्यादेश दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी जारी किया था। क्यों जारी किया? तो राज्य में विद्रोहों का दमन करने के लिए चारों अध्यादेश को उंगली पर याद रखना है। पहला, पेंशन या दान में दी गई भूमि को अलाउद्दीन खिलजी जब्त कर लिया। दूसरा कि गुप्तचरों की नियुक्ति किया ताकि विद्रोह होने वाले विद्रोह को पहले जान सके। तीसरा, मद निषेध को लागू किया। और चौथा क्या है कि सरदार के आपसी मेल मिलाप और वैवाहिक संबंध पर यह पूरी तरह से रोक लगा दिया। ये 4 अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी जारी किया था। आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत काल में इस प्रकार का अध्यादेश केवल अलाउद्दीन खिलजी ही जारी किया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी भी चूंकि इसके काल में आए दिन विद्रोह होता था, तो विद्रोहों का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी बलबन की तरह लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी, यानी कि जैसे को तैसा, अगर हमारे विरुद्ध विद्रोह करोगे, अगर हमको हमारे एक सैनिक को मारोगे तो हम तुम्हारे 2 सैनिक को मारेंगे। ये लव एवं रक्त की नीति थी। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी, सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। इसके पास सबसे विशाल सेना थी। इसने इल्तुतमिश के इक्तेदारी प्रणाली को समाप्त कर नगद वेतन देना शुरू किया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जो अपने सल्तनत में अस्थायी सेना को रखा और विशाल सेना, इसके समान विशाल सेना उस समय किसी के पास नहीं था। या यूं कहें, दिल्ली सल्तनत में कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं हुआ जिसके समय में इतनी बड़ी सेना थी, क्योंकि वह मानता था, व्यक्तिगत रूप से मानता था कि जितनी बड़ी और जितनी मजबूत सेना हमारे पास होगी, हमारी सफलता का दर उतना अधिक होगा, हम ज़्यादा सफल होंगे। इसलिए वह सैनिकों को हमेशा खुश रखना चाहता था। सैनिकों को खुश रखने के लिए वह इल्तुतमिश के द्वारा जो इक्तेदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी उसको समाप्त करके यह नगद वेतन देना शुरू किया कि नगद वेतन देंगे। इक्तेदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया, है ना, और नगद वेतन देना शुरू किया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन हम बोल रहे हैं कि इल्तुतमिश जो इक्तेदारी प्रणाली शुरू किया था कि वेतन के बदले में भूमि देने की प्रथा, उसको अलाउद्दीन खिलजी समाप्त किया था और इसके बदले में नगद वेतन देना शुरू किया ताकि उसके सैनिक खुश रह सके। सैनिक खुश रहेंगे तो मेरा साम्राज्य और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, हम ज़्यादा सफल होंगे। तो अपनी सफलता के लिए उसका अपना मानना था कि वही सुल्तान सफल हो सकता है जिसके पास बड़ी सेना हो और जिसके सैनिक सुल्तान से खुश हो, संतुष्ट हो। इसलिए सैनिकों को हमेशा खुश रखना चाहता था और सैनिकों के साथ हमेशा बातचीत किया करता था, है ना, उसकी समस्या को सुनता था, समस्या के निवारण का पहल करता था। ओके, अब आइए अलाउद्दीन खिलजी के काल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह सैनिक अभियान। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए जाना गया उसके सैनिक अभियान के कारण, और इस अभियान में सफलता के कारण
अलाउद्दीन खिलजी को आज भी लोग जानते हैं। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी के नाम से पिक्चर बन गया, पद देखे होंगे आप लोग, पद्मावत। इतना ये प्रसिद्ध हो गया कि इसके नाम से पिक्चर बन गया, पद्मावत। तो सैनिक अभियान इसका सबसे महत्वपूर्ण घटना था इसके शासनकाल के समय। इसके सैनिक अभियान का अध्ययन करने के लिए हम इसके सैनिक अभियान को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला उत्तर भारत का अभियान और दूसरा दक्षिण भारत का अभियान। उत्तर भारत का अभियान और दूसरा दक्षिण भारत का अभियान। उत्तर भारत के अभियान को अलग से देखेंगे और दक्षिण भारत के अभियान को अलग से देखेंगे। ओके, तो जो है उत्तर भारत का अभियान पहले देखते हैं, फिर बाद में दक्षिण भारत का अभियान देखते हैं। उत्तर भारत के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान होता है वह होता है गुजरात। गुजरात पर यह आक्रमण करता है। उस समय गुजरात का शासक राजा कर्ण थे। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करता है और इसी अभियान के समय गुजरात पर आक्रमण करने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक एक हिंदू हिजरे को खरीदा था। हिजरा समझ रहे हैं, ट्रांसजेंडर। तो एक हिंदू हिजरे को मलिक काफूर गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। वहाँ के, चूंकि उस समय गुलाम जो है बिकता था, है ना, बाजार में मनुष्य की खरीद बिक्री होती थी, लोग गुलामी कराने के लिए मनुष्य को खरीदते थे। ठीक है, तो मलिक काफूर एक हिंदू हिजरा था। गुजरात अभियान के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी उसको 1000 दिनार में खरीदा था, है ना। बाद में ये मलिक काफूर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना गया और बाद में मलिक काफूर इतना योग्य बन गया कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा गुजरात पर अभियान 1299। दूसरा रणथंबोर विजय 1301 में। यहाँ के शासक थे हमीर देव। कौन थे? हमीर देव यहाँ के शासक रणथंबोर पर आक्रमण करता है। तीसरा मेवाड़, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के काल का सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम आक्रमण की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण विजय की बात करेंगे तो मेवाड़ विजय, है ना। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, है ना। तो मेवाड़ विजय कहिए या चित्तौड़ विजय कीजिए। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और यहाँ के राजा थे राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह, इसी रतन सिंह का कहानी है पद्मावत पिक्चर में। ओके, तो राजा रतन सिंह थे मेवाड़ या चित्तौड़ के राजा। इनकी पत्नी थी पद्मावती। इनकी पत्नी थी पद्मावती, है ना। पत्नी जो है वह उस समय माना जाता था कि पद्मावती जो थी वह इंडिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, है ना। इनकी खूबसूरती का चर्चा जो है देश के कोने कोने में था, इतनी खूबसूरत थी, है ना। तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी मतलब भारत की खूबसूरत महिलाओं में से एक है। तो वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए या पद्मावती को मतलब अधिग्रहण करने के लिए पद्मावती को, ठीक है, वह चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और इस कहानी का उल्लेख जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी एक लेखक हैं, उन्हीं की पुस्तक है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इस कहानी का उल्लेख करते हैं। पद्मावती की चर्चा कौन करता है? तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। वह कहते हैं कि राजा रतन सिंह की पत्नी संपूर्ण भारत के सबसे सुंदर स्त्री थी। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, राजा रतन सिंह और इनके जो भी सिपाही थे बहुत ही बहादुरी से लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी और उसकी जो विशाल सेना थी वह राजा रतन सिंह के महल में प्रवेश कर गए, है ना। तो उस समय क्या था, राजपूत घराने में खासकर कि जो भी महिलाएं होती थी उनको बचपन से सिखाया जाता था कि अगर तुम मतलब तुम्हारे महल में कोई दुश्मन घुस गया है और अपनी इज्जत को बचाने में तुम असमर्थ हो
तो जौहर व्रत धारण करो। जौहर व्रत का मतलब आग में कूद कर अपनी जान दे दो, लेकिन अपनी इज्जत को बचा कर रखो। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना महल में प्रवेश कर गई, रतन सिंह मारे गए, तो रानी पद्मिनी और महल की जितनी महिला थी वह आग में कूदकर जौहर व्रत को आग में कूदकर मतलब जान दे दी, लेकिन अपनी इज्जत को बरकरार रखा, जौहर व्रत धारण कर ली। अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर कई हजार हिंदुओं का कत्ल कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम से खिजराबाद कर दिया। वो खींच गया, वो क्रोधित हो गया कि पद्मिनी नहीं मिली। पद्मिनी को हम प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ आए, मेवाड़ आए, है ना, इतना मेहनत किए, लेकिन पद्मिनी नहीं मिली। तो पद्मिनी जौहर व्रत धारण कर ली। जब अलाउद्दीन सुना तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ था, इतना क्रोधित हुआ कि उसके सामने जितने हिंदू थे सभी की वह हत्या कर देता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम से खिजराबाद रख देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल की सबसे बड़ी घटना रही मेवाड़ या चित्तौड़ विजय। ओके, ये पद्मावत किसका पुस्तक है? तो मलिक मोहम्मद जायसी और रानी पद्मिनी की कहानी का उल्लेख यही पद्मावत पुस्तक करता है। ध्यान इसको रखेंगे। ओके, उसके बाद उत्तर भारत पर विजय में चौथा जो अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान था वह था मालवा विजय। मालवा विजय 1305 में अलाउद्दीन खिलजी किया था। वहां का शासक था महलक देव, मालवा का शासक। पांचवा जालोर विजय, ये सब राजस्थान में था। जालोर पर अभियान 1311 में, और यहाँ का शासक था कान्हन देव। कौन था? कान्हन देव यहाँ का शासक था। जालोर का शासक कान्हन देव। उत्तर भारत पर अलाउद्दीन खिलजी 5 अभियान किया। पांचों अभियान को हम लोग को उंगली पर याद रखना है। पहला गुजरात अभियान 1299, दूसरा रणथंभौर अभियान 1301, तीसरा मेवाड़ या चित्तौड़ विजय, ठीक है, और उसके बाद चौथा मालवा विजय और पांचवा जालोर विजय 1311 में करता है। ओके, उसके बाद जो है दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत पर अभियान की चर्चा करने के पहले ये बता दें कि समुद्रगुप्त के बाद अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत का दूसरा शासक था जो कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। समुद्रगुप्त पहला शासक था जो अरावली पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर अभियान किया था, और अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत का दूसरा शासक या यूं कहें कि पहला मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर अभियान करने का उद्देश्य क्या था? तो वहाँ शासन करना नहीं बल्कि लूट करना, लूट मार करके धन संग्रह करना दक्षिण भारत पर अभियान करने का उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी किसके प्रयास से, किसकी सहायता से दक्षिण भारत पर अभियान किया? तो वही हिंदू हिजरा जो था मलिक काफूर, उसकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर न केवल अभियान किया बल्कि सफलता भी हासिल किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का पहला अभियान जो था देवगिरी पर अभियान 1307 में किया था। यहाँ का शासक रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि प्रदान किया था। राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव को दिया था जो कि देवगिरी के शासक थे। दूसरा जो दक्षिण भारत पर अभियान हुआ वह तेलंगाना विजय। तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। क्या नाम था? तेलंगाना की राजधानी वारंगल। यहाँ पर 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया। यहाँ के शासक थे राजा प्रताप रुद्र देव। यहाँ से ही अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा मिला था, है ना। तेलंगाना विजय पर वारंगल विजय या तेलंगाना विजय पर अभियान करने के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सबसे कीमती वस्तु था उस समय कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ध्यान में रखेंगे। तीसरा दक्षिण भारत पर अभियान जो किया
वह होयसल विजय 1310। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र और यहाँ के शासक थे राजा बल्लाल तृतीय होयसल के शासक थे। चौथा जो विजय किया अलाउद्दीन खिलजी, पांड विजय। पांड विजय है ना, तमिलनाडु 1311 में, और यहाँ का शासक दो भाई था, सुंदर पांड और वीर पांड। सुंदर पांड और वीर पांड। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के अभियान में पांड विजय पर अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाया। वह धन संग्रह कर वापस चला गया और दक्षिण विजय पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का यही उद्देश्य ही था कि अधिक से अधिक धन संग्रह करना, न कि शासन करना। और दक्षिण विजय पर अगर अलाउद्दीन खिलजी सफलता हासिल कर पाया तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का वह विश्वासी सेना नायक था जिसकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी न केवल दक्षिण भारत पर अभियान करने में सफल हुआ बल्कि अधिक से अधिक धन संग्रह भी किया। तो दक्षिण भारत पर अभियान, कितना अभियान देख लेते हैं, तो 4 अभियान। पहला अभियान देवगिरी 1307, यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। दूसरा अभियान तेलंगाना जिसकी राजधानी वारंगल थी, यहाँ के शासक थे आपको प्रताप रुपदेव, और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा मिलता है। 1309 में यहाँ पर अभियान किया। तीसरा होयसल विजय 1310, राजधानी थी द्वार समुद्र और शासक थे बल्लाल तृतीय। चौथा पांड विजय 1311, यहाँ के शासक दो भाई थे, सुंदर पांड और वीर पांड, है ना। कहा जाता है कि यहाँ पर पांड विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से पांड्य राजवंश पर अधिग्रहण नहीं कर पाया था और वापस लौट गया, धन संग्रह करके वापस लौट गया। तो ये था सैनिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत के सैनिक अभियान को हम अलग से पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत के सैनिक अभियान को पढ़ेंगे, और ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उत्तर भारत का यह दूसरा शासक था जो दक्षिण भारत पर अभियान किया, पहला मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत पर अभियान किया था। ओके, तो आज यहाँ तक रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में हम इससे आगे का जो क्लास होगा वो अगले क्लास में चर्चा करेंगे। कैसा लगा ये क्लास, है ना, पूरा समझ में आया या नहीं आया, जरूर अपना फीडबैक व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण को जब भी दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे तो अलग से एक बार देख लीजिएगा। पहला मंगोल आक्रमण हम लोग देखें 1221 में इल्तुतमिश के काल में, फिर बलबन के काल में होता है। तो मतलब शुरुआत हो गया था इल्तुतमिश के काल से, और अक्सर जो है दिल्ली सल्तनत के शासकों के काल में मंगोलों का आक्रमण होता रहा था, और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। इसी के काल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इसके काल में कुल 6 बार मंगोलों का आक्रमण होता है। 6 टाइम्स मंगोल आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी के काल में, और अलाउद्दीन खिलजी सफलतापूर्वक मंगोल आक्रमण का सामना करता है, और मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए इसका एक योग्य सेना नायक था, विश्वास पात्र था, जफर खां मारा जाता है। जफर खां मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मारा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही हुआ था, और कितना बार, तो 6 बार हुआ था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी जो है सैनिक अभियान के साथ साथ अपने शासन काल के दौरान कई सुधार भी किया। क्या क्या सुधार हुआ, तो सेना में घोड़े दागने की प्रथा, है ना, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो घोड़े दागने की प्रथा को आरंभ किया। घोड़ा दागने का मतलब कि घोड़े पर सरकारी मुहर दिया जाता था। होता क्या था कि सैनिकों को जो है अरबी नस्ल का उच्च क्वालिटी का घोड़ा दिया जाता था, तो सैनिक जो है वह उस घोड़े की बदली ना कर लें, है ना। सेना में उनको, सैनिक को दिया गया हर एक सैनिक को घोड़ा, और पता चला कि सैनिक जो है उस अच्छे क्वालिटी के घोड़े को बेच करके निम्न क्वालिटी के घोड़े को ले आए। तो इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी
हर एक घोड़े पर सरकारी मुहर देने लगा कि सरकारी मुहर वाला घोड़ा कहीं बिक ही नहीं सकता है। तो घोड़े दागने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा, हर एक सैनिकों की पहचान के लिए हुलिया रखने की प्रथा आरंभ करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही सबसे विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही था। ठीक है, तो सैनिकों में मतलब व्यवस्था स्थापित करने के लिए, एक सुव्यवस्थित सैन्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये सबसे अधिक सुधार अपने सैन्य व्यवस्था में ही किया। आर्थिक सुधार के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो भी आर्थिक सुधार होता है उसके बारे में प्रसिद्ध विद्वान थे जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख़े फिरोज़शाही में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था या राशनिंग व्यवस्था भी इसको कहा गया है ना। राशनिंग, जैसे अभी राशन मिलता, राशन का दुकान अभी होता है ना, कि राशन की दुकान में क्या देखते हैं कि सस्ते दाम पर चावल, गेहूं और चीज़ मिलता है। उसी प्रकार ये दिल्ली में जो है एक बाजार को स्थापित किया है ना। वहाँ पर जो है वो किसके लिए, तो सैनिकों के लिए। बाजार व्यवस्था या राशनिंग व्यवस्था जो अलाउद्दीन खिलजी शुरू करने का उद्देश्य क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल सेना थी, तो सैनिकों को खुश रखने के लिए, सैनिकों को सस्ते दाम पर सामान उपलब्ध कराने के लिए वह बाजार व्यवस्था को स्थापित किया। कह सकते हैं कि जैसे अभी देखते होंगे कि भारत के सैनिकों के लिए कैंटीन होता है ना, सैनिकों के लिए देखे होंगे है ना। कैंटीन में सैनिक जाते हैं और वहाँ पर सस्ते दाम पर उनको सारा सामान उपलब्ध हो जाता है। यही कैंटीन अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था कि मेरे सैनिकों को सस्ते दाम पर सारा सामान उपलब्ध हो पाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अगर सैनिक खुश रहेगा तभी हम अपने सैनिक अभियान को सफल कर सकते हैं। तो वह हर एक दृष्टिकोण से अपने सैनिकों को खुश रखना चाहता था, इसीलिए वह बाजार व्यवस्था को स्थापित किया, राशनिंग व्यवस्था को स्थापित किया। और इसका उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख़े फिरोज़शाही में करते हैं। बाजार व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली या जो अधिकारी थे उसका नाम देख लीजिए। तो दीवान ए रियासत, बाजार व्यवस्था का सबसे बड़ा जो अधिकारी था उसको दीवान ए रियासत कहा जाता था। इसी की देख रेख में बाजार व्यवस्था काम करती थी। शहना ए मंडी, बाजार अधीक्षक जो था, कह सकते हैं कि मार्केट इंस्पेक्टर होता था, जो मार्केट का इंस्पेक्शन करता था, उसको शहना ए मंडी कहा जाता था। मुहस्सिब तो जो था माप तौल निरीक्षक था, है ना। ये गुप्त रूप से देखता था कि कोई दुकानदार जो है कम माप तो नहीं कर रहा है। और ये अपने समय में इतना कड़ा नियम लागू कर दिया था कि कोई दुकानदार अगर 100 ग्राम भी वजन कम नापा तो इतना कड़ा नियम था कि 100 ग्राम के वजन का मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाता था, है ना। इस डर से कोई भी दुकानदार जो है वह माप तौल में किसी प्रकार का हेरा फेरी नहीं करते थे। और दूसरा मुहस्सिब का काम था जनता के आचरण का निरीक्षण करना, है ना। जनता के आचरण का, कि जनता का मतलब क्या सोच है शासक के प्रति, कहीं जनता शासक के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना तो नहीं बना रही है। तो ये गुप्त रूप से जो है मुहस्सिब समाज में, मोहल्लों में घूमता था और जनता के आचरण की जांच करता था कि जनता का क्या सोच है शासन के प्रति, शासक के प्रति। ऐसा करने वाला अशोक के बाद अलाउद्दीन खिलजी भारत का दूसरा शासक था जो जनता के आचरण का निरीक्षण करने के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन की खिलजी के काल में
ऐसे अधिकारी को मुहत्सिब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुहत्सिब। ओके। उसके बाद है मुनिहान। मुनिहान गुप्तचर अधिकारी था, है ना, गुप्तचर अधिकारी को मुनिहान कहा गया। और जो छोटे गुप्तचर होते थे उनको बरीद कहा जाता था, बरीद। ठीक है। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग जो होता था उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है। सराय ए अदल, वस्त्र, शक्कर, मेवा, जड़ी बूटी का जो बाजार होता था उसको सराय ए अदल कहा जाता था। परवाना नवीस, वस्तुओं की परमिट देने वाला अधिकारी, जो दुकान खोलने के लिए कोई व्यक्ति अगर लाइसेंस लेना चाहता था तो वह परवाना नवीस के माध्यम से लाइसेंस लेता था। तो ये इतने अधिकारी, है ना, का उल्लेख जो है बाजार व्यवस्था के तहत मिलता है। इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, इन अधिकारियों का नाम ध्यान में रखना है। ओके। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अन्न भंडारण की स्थापना की थी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी का सोच भी काफी बेहतर था। वह एक उच्च सेना नायक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का शासक भी था। और इसके इस व्यवस्था से पता चलता है कि उसका सोच काफी बेहतर था। वह प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अन्न का भंडारण, जो बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक को स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसने भूमि राजस्व की दर को बढ़ाकर 50% कर दिया और भूमि के वास्तविक पैदावार के आधार पर राजस्व तय किया। भूमि का जो दर पहले 1/3 था, लगभग 33%, उसको बढ़ाकर 50% कर दिया और कहा कि भूमि का जो वास्तविक पैदावार होता है उसके आधार पर ही हम किसानों से टैक्स लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का सोच काफी बेहतर था। एक उच्च कोटि का वह शासक साबित हुआ था। इसने जजिया कर, है ना, इसने जजिया कर वसूल किया, है ना। जजिया कर हम लोग जान रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम पढ़े हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जो जजिया कर को लागू किया था। कहाँ पर? सिंध में। ठीक है। तो जजिया कर जो है वह पूरे मुस्लिम एज में यह लागू रहा और यह कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जजिया कर। और जकात जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खुम्स, युद्ध में लूटे गए वस्तुओं पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को खुम्स कहा गया। ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में वसूला गया। इसके अतिरिक्त इसने जो है घड़ी कर यानी कि आवास कर, चराई कर यानी कि दुधारू पशुओं पर लिया जाने वाला कर भी लागू किया था। आवास कर जैसे कि अभी नगर निगम के द्वारा जो है आवास कर लिया जाता है, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी घड़ी कर और चराई कर नामक 2 नया कर अपनी जनता से वसूल किया था अलाउद्दीन खिलजी। इसको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वयं को अलग रखा। उलेमा मतलब कि जो धार्मिक कट्टर मुस्लिम लोग थे, है ना, जिनका प्रभाव जो है साम्राज्य पर रहता था। तो ये इतना शक्तिशाली शासक था अलाउद्दीन खिलजी कि किसी भी मुस्लिम उलेमाओं के प्रभाव में नहीं आया और वह जो है स्वतंत्र रूप से शासन किया। ऐसा करने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी क्या निर्माण करवाया? अब स्थापत्य कला में क्या है तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, 1000 खंबा, जमायते खाना, मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा, 1000 खंबा और जमायते खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल के दौरान करवाया था। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होगी। 5 जनवरी 1316 ध्यान में रखेंगे, है ना। आपको 20 साल लगभग यह शासन किया अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली सल्तनत का सबसे महानतम शासक साबित हुआ था। सबसे योग्य, सबसे सफल शासक
अलाउद्दीन खिलजी साबित हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी का 6 वर्षीय पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी का 6 वर्षीय पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे योग्य और सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति था। तो मलिक काफूर क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी के 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। वह चाहता, मलिक काफूर चाहता तो खुद शासक बन सकता था, लेकिन वह अपने मालिक के प्रति विश्वास व्यक्त किया, विश्वास जताया और मालिक के पुत्र है ना 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया और स्वयं संरक्षक बन गया। सुल्तान का संरक्षक बन गया मलिक काफूर। लेकिन शिहाबुद्दीन उमर जो था वह मात्र 35 दिन ही शासन कर पाया। 35 दिन ही शिहाबुद्दीन उमर शासन कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी का एक और लड़का था मुबारक शाह खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक और लड़का था, बड़ा था। वह क्या किया? मलिक काफूर की हत्या कर दिया जो संरक्षक था, और शिहाबुद्दीन उमर को कैद कर स्वयं सुल्तान बन गया। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। क्या किया? तो पहले मलिक काफूर की हत्या कर दिया धोखे से, और शिहाबुद्दीन उमर जिसकी आयु मात्र 6 साल थी उसको कैद करके स्वयं सुल्तान बन गया मुबारक शाह खिलजी। तो शिहाबुद्दीन उमर मात्र 35 दिन ही शासन कर पाया और इसके बाद मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बना। ठीक है, यह बड़ा ही दिलचस्प प्रकृति का सुल्तान था, है ना। यह स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जो स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी, है ना। मुबारक शाह खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि मुबारक शाह खिलजी कभी के कभी नग्न होकर या स्त्री का वेश धारण करके दरबार में आता था। यह बड़ा ही सनकी स्वभाव का, है ना, सनकी स्वभाव का चरित्रहीन व्यक्ति था। कोई चरित्र इसका नहीं था। वह नग्न होकर दरबार में जाता था, स्त्री का वेशभूषा बनाकर दरबार में जाता था। उस समय दरबार के सभी दरबारी सिर झुकाकर उसका स्वागत करते थे। अगर उस समय गलती से कोई दरबारी हंस दिया उसके वेशभूषा को देखकर, तुरंत उसको फांसी पर चढ़वा देता था। इतना यह कड़ा था कि अगर नग्न होकर जा रहा है या स्त्री का वेश बनाकर जा रहा है और गलती से किसी दरबारी के मुंह से हंसी निकल गई तो खैर नहीं, वह तुरंत अगर देख लिया मुबारक शाह खिलजी की ये हमारे ऊपर हंस रहा है, ठीक है, तो तुरंत उसको फांसी पर चढ़वा देता, तुरंत उसकी हत्या करवाने का आदेश दे देता था। तो ये बड़ा ही मतलब चरित्रहीन टाइप का व्यक्ति था मुबारक शाह खिलजी, और यह लगभग 4 वर्षों तक शासन किया, 1316 से 1320। और इसके शासन काल में दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई थी। ओके, उसके बाद जो है 1320 में क्या हुआ? खुसरो शाह जो था वह मुबारक शाह खिलजी का वजीर था। वह पहले हिंदू था, ठीक है। देखा कि मुबारक शाह खिलजी के बदले में हम शासक बन सकते हैं, लेकिन हिंदू हैं तो हम शासक नहीं बन सकते, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम उलेमा थे, कट्टर जो धार्मिक गुरु थे, वह लोग विरोध करते। तो खुसरो शाह जो है वह देखा कि अगर हम हिंदू होते हुए दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करते हैं तो हमें सभी जगह से विरोधों का सामना झेलना पड़ेगा। तो वह क्या किया? सबसे पहले वह इस्लाम धर्म स्वीकार किया, अपना नाम रखा खुसरो शाह, ठीक है, और पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया, और वह मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दिया और सुल्तान बन गया, है ना, सुल्तान बन गया। और यह मतलब कह सकते हैं कि पहला हिंदू था जो कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करके
सुल्तान बना था खुसरो शाह 1320 में, या पैगंबर के सेनापति का उपाधि इसलिए धारण किया कि जो मुस्लिम उलेमा थे उसको स्वीकार कर ली। लेकिन इसके शासन काल में जो मुस्लिम उलेमा थे वह कहने लगे कि इस्लाम का यह शत्रु है और इस्लाम खतरे में है ना, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का शत्रु। ठीक है, तो 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश का शासन रहा, खिलजी डायनेस्टी का शासन रहा। 5 शासकों ने शासन किया। कौन कौन सा? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। ठीक है, फिर इनके तीसरे शासक शिहाबुद्दीन उमर 1316 में आए, 1316 में ही इनकी ये हट गए। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, और उसके बाद 1320 में खुसरो शाह सुल्तान बना, कुछ महीने के लिए सुल्तान बना। तो ये खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो शाह। 5 राजवंशों ने शासन किया और अलाउद्दीन खिलजी के कारण यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध राजवंश बन गया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी इतना योग्य व्यक्ति साबित हुआ, इतना महान सेना नायक साबित हुआ कि दिल्ली सल्तनत में इस वंश को चरमोत्कर्ष पर ला दिया। नहीं तो इस वंश को कोई नहीं जानता, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के कारण यह राजवंश जो है काफी प्रसिद्ध हो गया। ठीक है।